अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार में आए तो बयानिया मफाहिमत का ही होगा, पॉलिसी मफाहिमत की ही होगी, ये कहना है जनाब इसहाक डार का। अब सवाल यह है कि मफाहिमत किसके साथ करनी है, किन शराइत पर करनी है। बादियों नज़र में तो ऐसा लगता है कि जिनके साथ मफाहिमत फ़ायदेमंद हो सकती है उनके साथ शायद मफाहिमत हो चुकी है। हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात भी करेंगे, मगर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि तुंदो तेज बयानात का सिलसिला जारी है, तनकीद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ साहब को लाडला प्लस डिक्लेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो सिस्टम के खाली लाडले नहीं है, वो लाडला प्लस बनकर वापस आए हैं। जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जो कुछ किया जा रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि जो हम मफाहिमत की बात करें, नवाज शरीफ साहब क्या व्हाट इज ही लुकिंग एट, मफाहिमत किसके साथ जो है वो करना चाहते हैं। सियासी जमातें तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा करती हैं और इलेक्शन के दौर में मफाहिमत कैसे होती है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये जो लाडले का इल्जाम है, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा था कि निगरान हुकूमत भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है नवाज शरीफ साहब को लाडला बनाने के अंदर। शायद किसी किस्म की जानिबदारी का मुजाहिरा किया जा रहा है और जहां पर ये इल्जामात लगाए जा रहे थे वहीं पर इलेक्शन कमीशन ने भी निगरान प्राइम मिनिस्टर को नोटिस जारी कर दिया है कि आके इस चीज को एक्सप्लेन किया जाए, समझाया जाए कि क्यों ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो माजी में आप भी मेरे प्रोग्राम्स में आके इमरान खान साहब का नाम नहीं लेते थे, उनको लाडला ही कह के पुकारा करते थे। अब लग रहा है कि यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द इंटायर थिंग। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप खुद को लाडला जो है ट्रीट किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी कहती है आप लोग लाडले प्लस हो गए हैं। देखिए यशवीन, आपका सवाल सही है और हमें ये भी महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी कहाँ से ये किस उनका कंसर्न क्या है। उनका कंसर्न और कुछ भी नहीं है। दे नो हम कोई लाडले या लाडले प्लस नहीं है। उनका कंसर्न ये है कि पीपल्स पार्टी या PMLN में बेसिकली मुकाबला होगा जब इलेक्शंस का वक्त आएगा और जाहिर सी बात है वो अपनी जाहरियत के थ्रू और एग्रेसिव पॉलिटिक्स के थ्रू वो वोट बैंक जहां वो समझते हैं कि उनका कोई इतना चांस नहीं है, वो लेने की कोशिश करेंगे बाय लेबलिंग अस एज लाडला प्लस। उनका जो सबसे बड़ा मसला है कि वो उन्होंने सिंध को कैसे डिफेंड करना है, क्योंकि पिछले 3 इलेक्शन में 15 साल से वो हुकूमत में बैठे हैं और कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। और PMLN ने जो फैसला किया है कि भरपूर सियासत करेंगे, अभी तक हमने पिछले 3 इलेक्शंस में ऐसा नहीं किया था। इस दफ़ा PMLN गो इन इलेक्शन सिंध में तकरीबन हर सीट पर उनके साथ कम्पीट करेंगे और उनको भी पता है कि हमारी अच्छी खासी पोजीशन निकल सकती है और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। सिंध के ऊपर तो बड़ी सारी जो है खबरें और रूमर्स भी हैं, मैं आपसे बात करूंगी उसके हवाले से, लेकिन आपने कहा कि उनको पता है हम कोई लाडले वाडले नहीं है। आपको सर जेन्युइनली ये ख्याल है कि आप लोगों के साथ कोई लाडला ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है? ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो इन्हीं जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश होने के लिए आधा घंटा पहले जाके बैठा करते थे कि कहीं जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के वारंट ना आ जाए, क्योंकि हमारी अदम पेशगी कहीं पे वहां पे जाहिर ना हो जाए। अब ये वही नवाज शरीफ है जिनके लिए जजेस बैठ के इंतजार कर रहे हैं और वो लाइन में लगे हुए कि कब मियां साहब आएंगे और हम उन्हें प्रोटोकॉल देंगे। यशफीन, उस वक्त जुल्म और ज्यादती हो रही थी। अगर आप ये कह रही हैं कि अब वो नहीं कर रहे हैं तो ये कोई फेवर है? फेवर तो कोई भी नहीं है। दिस इज़ द वे दे शुड बिहेव। और जाहिर सी बात है, कोई पाकिस्तानी हो, चाहे वो जज हो या नैब का प्रोसिक्यूटर हो या आप या मैं, उस हकीकत को तो नहीं भूल सकते कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। आज मियां नवाज शरीफ जो जा रहे हैं कोर्ट्स में या उनके साथ जो भी हम डिमांड कर रहे हैं या चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, ये उसके कॉन्टेक्स्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट 2017-18 वगैरह में क्या हुआ था, 2019-20 वगैरह में। अगर उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखे तो मेरा ख्याल है कोई अजूब चीज़ नहीं। देखिए जुबैर साहब, आप जानते हैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो इस कॉन्टेक्स्ट जो आप बात करें मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ। हम तो उस वक्त भी कहते थे, पब्लिकली कहते थे जो हो रहा है गलत हो रहा है, मगर सवाल फिर वहीं पर आ जाता है। इस मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे कन्विक्टेड होंगे जिनका ये ख्याल होगा और असल में भी ऐसा होगा कि उनके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन जब ज्यादती रिवर्स करने का वक्त आता है तो क्या ऐसे ज्यादती रिवर्स होती है? उसका भी तो कोई प्रोसीजर होता है ना सर। लग रहा है सब बाईपास कर दिया और क्या मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके ज्यादती को कम करें? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं सर। प्रोटोकॉल देखिए, मैं अगर कन्विक्टेड मुजरिम हूं तो मेरे बायोमेट्रिक के लिए कोई नहीं आएगा VIP लाउंज में एयरपोर्ट के लिए। लेट्स एडमिट इट। आपके लिए भी नहीं आएगा वैसे, आपको बताऊं। देखिए यशफीन, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये नवाज शरीफ का जो केस है ये
उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि एक्सेप्शनल केस है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, और यहाँ ये भी मैं कह सकता हूँ आज के दिन भी बहुत ज़्यादा लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा इन्हीं कोर्ट से। लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ किया गया था वो बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ थी। उसकी एक जिंदा एग्जाम्पल ये है कि जो पनामा से शुरू हुआ था कि 440 लोग थे जिनको उसमें नेम किया था, जिसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उनके खानदान का नाम था, उनकी फैमिली का नाम। चले आपने नवाज शरीफ को ट्राई करना था, अगर वो कानून की वजह से था, अगर वो उसकी जुडिशियल रिक्वायरमेंट थी तो बाकी 439। अच्छा चले मुझे ये बता दें उस वक्त भी यही जजेस थे मोस्ट ऑफ जहां पे अभी अपेयर हो रहे हैं, एक दो तब्दीलियों के अलावा अभी भी वही लोग हैं। ऐसा क्या हुआ, कैसे ज़मीर जाग गए कि वो ज्यादतियां खुद से फौरन रिवर्स हो रही हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है आप डील करके वापस आए। खुर्शीद शाह साहब ने तो कहा कि इस उम्र में अगर नवाज शरीफ साहब डील करेंगे और यही सियासत करेंगे तो फिर उनकी सियासत का बचेगा कुछ नहीं। देखिए पहली बात तो ये थी कि सबको पता है कि उस वक्त कौन सी कुव्वतें थीं जो उनके पीछे थीं और जो डिसमेंटल करना चाहती थी नवाज शरीफ को, उनके खानदान को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। वो अब फोर्सेस अब नहीं है, चाहे वो जजेस थे या एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने ये फैसला किया था, जिस वजह से भी फैसला किया था, वो उस हकीकत को तो हम नहीं झुटला सकते। अब वो जाहिर सी बात है उन्होंने एक अटैम्प्ट की थी, वो अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुई, PMLN नहीं टूटी, नवाज शरीफ नहीं टूटे, मरियम नवाज जंग लड़ती रहीं। तो इस वजह से अब वो जाहिर सी बात है अब जो नए प्लेयर्स हैं वो क्यों बीच में कूद के आएंगे कि नहीं जी इनको सज़ा फिर भी होनी चाहिए, जब सबको पता है कि वो उस वक्त के जो लोग थे, जो कैरेक्टर्स थे। हम ये नहीं हमने पीछे विड्रॉ कर लिया कि हम कह रहे हैं कि जी उस वक्त के कैरेक्टर्स की हम बात भी नहीं करेंगे, चाहे वो जजेस थे या एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया था वो सबके सामने। नहीं वो जो कैरेक्टर्स हैं उनके तो नाम ले लेके नवाज शरीफ साहब उनको जब बरतानिया में थे जब तक तो आइडेंटिफाई भी करते रहे, बल्कि यहाँ तक कहते रहे कि एहतसाब होगा इनका ताकि आने वाले वक्तों में ये चीजें रोकी जा सकें। मगर जब से मियां साहब वापस आए हैं, मियां साहब भूल गए हैं एहतसाब की बात को। लग नहीं रहा कि वो किसी मूड में, ना वो कोई नाम ले रहे हैं, ना वो किसी किरदार को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखें एक तो क्वेश्चन ये होता है कि लार्जर इंटरेस्ट पाकिस्तान के अवाम का क्या है, लार्जर इंटरेस्ट किस चीज़ से सर्व होगा, क्या पकड़ धकड़ की सियासत से होगा या अवाम की खिदमत करने से होगा। इस वक्त जो अगर ऑन पेपर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा तरजीह किस पर फोकस करनी चाहिए अगर हुकूमत में आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह ताला आएंगे, तो अगर वो आते हैं तो क्या पाकिस्तानी जो 24 करोड़ में से ज़्यादातर लोग हैं जिनकी तबाही हो चुकी है मईशत के हवाले से, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, दूसरे इश्यूज हैं, साफ पीने का पानी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मतलब और आप यू कैन नेम इट, तालीम नहीं है, सेहत के निज़ाम नहीं है, थाना कचहरी कल्चर है। वो पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं और हम आके अपना रिवेंज की सियासत वहीं से शुरू करें जहां इमरान खान ने की थी। हाँ। क्या इमरान खान को वो रिवेंज की सियासत करके, पकड़ धकड़ करके, लोगों को अंदर बंद करके, शहजाद साहब जो उनके साथ थे, जो अकाउंटेबिलिटी के साहब थे, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते थे, ये सियासत इसलिए पहली तो बात है प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी कोई पावर है ही नहीं। जो इदारे हैं, चाहे नैब है, चाहे एंटी करप्शन है, चाहे FPR है, SCCP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये उनका काम है। ये हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर के तो मैंडेट में आता भी नहीं है कि जी आप उसको पकड़ें और इसको ना पकड़ें। ये प्राइम मिनिस्टर के कहां रोल में लिखा। एक तरफ हम खुद ये कहते हैं कि जी हर इदारा अपनी बाउंड्रीज, अपनी हदूद में रहे जो आइन में लिखी हुई है, लेकिन हमारे लिए कोई हदूद नहीं होनी चाहिए। I agree with you there, I agree 100% with you there। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं कि ये जो मियां साहब वापस आए हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वापस आए हैं या अपनी पार्टी को कैंपेन में हेल्प करने के लिए वापस आए हैं, मगर इलेक्शन की बात करते हुए नजर नहीं आते। ये भी एक तनकीद है, इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। और सर ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। और फिर आगे बढ़ के उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कोई इलेक्शन में ताखीर चाहता है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन से इनकार कर रहा है। देखिए पहली बात तो ये पता नहीं कहाँ से तासुर पैदा हो गया कि PMLN इलेक्शन जल्द नहीं चाहती। PMLN तो जल्दी चाहती है। वी आर दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो
पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रही है। पिछले 1 महीने में, सवा महीने में अगर आप खुद तज्जिया करें कि कौन सी पार्टी है जिसने मुतहर्रिक किया अपने वर्कर्स को ऑल ओवर पाकिस्तान, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी। सो हम तो बिल्कुल इलेक्शन मोड में हैं। हम समझते हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन होगा मियां नवाज शरीफ के रिटर्न के बाद, उतना PMLN के लिए साजगार फ़ज़ा होगी, बिकॉज ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है इसको हम लूज़ नहीं करना चाहते। बाकी किसी ने तो पॉलिटिक्स की ही नहीं है, तो हमारे लिए ये कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है कि इलेक्शंस डिलेड हों और अभी जो मोमेंटम है, लोगों का मूड है, अवाम जनरली अप्रिशिएट कर रही है उनके रिटर्न को और उनके आने के बाद जो भी बयानियाँ हैं उसको अप्रिशिएट कर रही है, तो हमारे लिए तो कोई सेंस है ही नहीं कि डिले हो के क्या होगा। What will we gain out of that? अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं इलेक्शन के लिए आप लोग अब यू डोंट वांट टू लूज द मोमेंटम, इलेक्शन हो जाते हैं, अगर आप लोग इक़्तिदार में आते हैं, डार साहब भी कहते हैं कि अगर हमें सबको मिलकर ही हुकूमत बनानी होगी, हमें मुफाहिमत के साथ ही बाकी जमातों के साथ आगे चलना होगा। अब इसके अंदर 2 एस्पेक्ट समझ में आते हैं। एक तो ये कि शायद कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है सर कि आप लोग अक्सरियत शायद नहीं हासिल कर पाएंगे, इसलिए पहले से ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना इलेक्शन कैंपेन में लोग ऐसी बातें नहीं करते। या फिर दूसरा ये है कि आप समझते हैं कि मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं कि उसका बोझ अकेले ना उठाया जाए, साथ में औरों को भी शामिल किया जाए। पहली बात तो ये देखें, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में ये कोई आंसर नहीं होता कि सब मिलके चलें। पार्लियामेंट्री जमहूरियत की अफादियत और उसकी इफेक्टिवनेस उस वक्त होती है व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। सारे के सारे ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे होंगे तो फिर ऑपोजिशन कहाँ से होगी और जमहूरियत कैसे सर्व होगी? इसलिए सवाल कर रही हूँ, डार साहब ने कहा है, ये मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ ना। पहली बात तो ये है कि देखें ना, बात ये होती है कि आप कोलिशन बनाते, जब आप कैंपेन में जाते हैं और हम जब कैंपेन में जाएंगे और दुनिया भर में ये तरीक़ेकार होता है, तो हम डिमांड करते हैं अवाम से कि भरपूर मैंडेट दें ताकि हम मुश्किल फैसले कर सकें। अगर इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके आप हुकूमत बनाएंगे, 172 की जगह 174 सीट्स होंगी और 10 पॉलिटिकल पार्टीज उसमें अपना अपना, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 15-20 होंगे, तो जाहिर है हर एक का अपना इंटरेस्ट होगा ना। वो 10 पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हर चीज़ पर इत्तेफाक कर सकती हैं? JUIF जो है, इट इज़ स्ट्रांगली प्रो तालिबान, पीपल्स पार्टी इज स्ट्रांगली एंटी तालिबान, पीपल्स पार्टी इज एंटी प्राइवेटाइजेशन, PMLN इज प्रो प्राइवेटाइजेशन। ये बेसिक देखिए पॉलिटिकल पार्टी, मैंने तो मैं सर इसीलिए तो ये सवाल करी हूँ आपसे, हम खुद समझने से कासिर है, मुसलसल आप लोग मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक इलेक्शन कैंपेनों के दरमियान भी सियासी जमातों से मुफाहिमत की बातें की जाती हैं? का मतलब सुन रहे हैं कि जरदारी साहब से मिलेंगे, मौलाना से मिलेंगे, तो क्या व्हाट्स द एजेंडा? यशफीन, उसका एक डिफरेंस होता है। मुफाहिमत का मतलब ये होता है कि आप पार्लियामेंट में 2008 से लेकर 2013 की जो पार्लियामेंट थी, दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल हाउ गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन शुड वर्क टुगेदर। भरपूर हम ऑपोजिशन में बैठे थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, भरपूर अंदाज में हमने अपोज किया, टूथ एंड नेल अपोज किया, हर उस इशू पर अपोज किया जो हुकूमत ने फैसले किए जो अवाम की बेहतरी के लिए नहीं थे। लेकिन जहां मिल के काम करना था, जिसको आप कहते हैं मिल के 18th अमेंडमेंट करना था, दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। मुशर्रफ साहब ने आइन का परखच्चा उड़ा दिया था, बिल्कुल उसको प्रेसिडेंशियल बना दिया था, उसको कंप्लीट अमेंडमेंट करनी थी 18th अमेंडमेंट, जो कि बहुत ही सीरियस और जिसके फार रीचिंग बेनिफिट्स थे पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसी तरह NFC अवार्ड था, 7th NFC अवार्ड था, उसके लिए सबने मिल के काम किया। वो चीज होती है मिल के काम करना। ये तो नहीं होता कि जो बजट प्रेजेंट किया हुकूमत ने उसका आपने कहा कि सब मिलके काम करेंगे, इसलिए भाई जिस तरह अर्बन सिंध है गवर्नमेंट तब होता है। मैं बस वक्त थोड़ा सा कम है, 2 चीजों पे जरूर कमेंट लेना चाहती हूँ। एक तो ये कहिएगा कि इल्जाम अगेन पीपल्स पार्टी की तरफ से ही ज्यादा लगाया जा रहा था कि निगरान हुकूमत जो है वो भी आपकी जो है वो बी टीम है और आपकी सपोर्ट के लिए बैठी है। इलेक्शन कमीशन ने भी अब नोटिस इशू कर दिया है निगरान प्राइम मिनिस्टर को कि आके एक्सप्लेन करें कि ऐसा लग रहा है कि कोई जानिबदारी है और ये शिकायत आ रही है। देखें, एक तो वो जो 16 महीने की हुकूमत थी ना, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसमें 11 या 12 जमातें थी, वो एक दैट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आई थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबने महसूस किया था कि करना ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत साजी अगर करेंगे तो सब मिलके अगर सबके वोट होंगे तो 172 क्रॉस कर सकेंगे और PTI को डिस्पोज कर सकेंगे। दैट 16 मंथ्स, और उसके जो भी अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं कि उसके मकासद जो थे, जो मैक्रो मकासद थे, वो तो बिल्कुल डिफरेंट थे।
थे, लेकिन अब जब हम कैंपेन में जाएंगे तो, और दुनिया भर में होता है, हम ये मियां नवाज शरीफ भी कहेंगे आप भरपूर मैंडेट दें, जैसे 97 में मैंडेट दिया था, 2/3 मिला था, तो आपने बहुत सी चीजें की थी, आते ही आपने 58(2) भी उड़ा दिया था। मिसाल के तौर पर वो ड्रेडेड एक आर्टिकल था जिसको यूज करके प्रेसिडेंट ने 4 हुकूमतों को फारिग कर दिया था। तो वो इसलिए हम कर सके थे क्योंकि वो हम समझते थे कि हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। अब जब हमारा मैनिफेस्टो जो होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लार्जली मुख्तलिफ होगा पीपल्स पार्टी से, MKM से और दूसरों से। हाँ, छोटी पार्टीज के साथ कोलिशन जरूर बन सकता है, लेकिन मैंडेट उसका होगा जो कि सबसे बड़ी जमात होगी, बिकॉज उसने अवाम ने वोट उसको उस मैंडेट के बेसिस पर दिया है। अगर हम वो कैरी ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, सवाल भी शायद हम इसीलिए कर रहे हैं, और बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं यही कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सर, थोड़ा सा पार्टी के अंदर की जो टूट फूट है या कोई नाराजगियां हैं, चले मैं टूट फूट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जो है वो मरी जाते हैं, साबिक वज़ीर आज़म है आपकी जमात से, अब्बासी साहब उनका शहर है, अब्बासी साहब कराची चले जाते हैं, उन्होंने वैसे रिकॉर्ड पर आकर कहा जी कि मैं तो इस्तकबाल के लिए नहीं जाऊंगा। फिर उनका चौधरी निसार साहब के साथ राब्ता, उसकी भी बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब वाला मामला आपके सामने, कल भी डार साहब खासा सख्त बोले उनके खिलाफ। तो ये जो पार्टी के अंदर कुछ नाराजगियां हैं कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? और भी कुछ सीनियर रहनुमाओं के नाम आ रहे हैं जो कि बहुत मुतमिन नहीं है पार्टी पॉलिसी जो है, उसमें मुख्तलिफ राय होना बिल्कुल नेचुरल बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो राय का इजहार पब्लिकली किया जाए और इस तरह से किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इसको, जाहिर सी बात है, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उसको ज़्यादा उछालते हैं। बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो इजहार भी करते हैं, और मिफ्ता इस्माइल भी अपना इजहार करते हैं। जो भी है, चौधरी निसार तो चुप करके बैठे हैं पिछले 5 साल से, मतलब तकरीबन चुप करके बैठे हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या व्यू पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू कल, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे बड़ी बात हो रही है। 2 बातें उन्होंने, एक तो ये कहा कि इलेक्शन उनको शायद नहीं होते हुए नजर आ रहे जो इस वक्त हालात हैं, आप लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं? दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान अभी भी मेरे लीडर हैं। फॉर समबडी हु सिटिंग इन द प्रेसिडेंसी और इलेक्शंस का वक्त है, उनका ये कहना कि एक पॉलिटिकल लीडर मेरे अभी भी लीडर हैं, कैसे देखते हैं? बात है, वो उनको, उनकी राय है, उनको कोई ममानियत तो नहीं है कि अपनी राय का इजहार कर। देखें, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी जमहूरियत होनी चाहिए, सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, फिर हम ये कहें कि जी सदर ने ये जो बात की है ये हाँ, मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन आई ऑल्सो हैव टू गिव हिम द राइट टू स्पीक, क्योंकि बहुत से लोग उस हवाले से कंफ्यूज थे कि सदर की राय है क्या। आपको याद है इमरान खान की सिस्टर जो हैं, वो जब इमरान खान से मिल के जेल से आई तो उन्होंने कहा खुद के इमरान खान प्रेसिडेंट से बड़े नाराज़ हैं, उनके रोल से नाराज़ हैं, शायद उन्होंने डेट नहीं दी, क्यों नहीं डेट दी एंड सो ऑन। तो एक तो वो क्लैरिफाई कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि वो जाहिर है उनको PTI ने बनाया था और वो अपने आप का इजहार कर रहे हैं कि जी वो अभी तक PTI ही से मुंसलिक हैं और उनका लीडर इमरान खान है। उनको तो वो आप समझते हैं उस तरह की क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। सर, आखिर में कह दीजिएगा, आपने कहा कि सिंध में इस दफा हम भरपूर मुकाबला करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। खबरें बहुत सारी हैं कि बहुत से इंपॉर्टेंट सिंध के रहनुमा शायद नवाज शरीफ साहब से राब्ते में हैं, राब्ता करना चाहते हैं, नून लीग में आना चाहते हैं। ये कौन सी पार्टीज के लोग हैं सर? कोई थोड़ा बहुत कुछ खबर हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप दे दें। तो कुछ हो रहा है सिंध में हमेशा से एक एंटी PPP पॉलिटिकल पार्टीज़ या इंडिविजुअल्स रहे हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं अपने हलकों में कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के हवाले से। मतलब पूरा का पूरा सिंध तो प्रो PPP नहीं है, ये हमेशा से, इवन 1970 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी देखें तो PPP को मेजॉरिटी नहीं मिली थी सिंध से। पंजाब से ज़ाहिर है स्वीप किया था, उस वजह से उन्होंने हुकूमत बनाई थी। तो सिंध में हमेशा, फिर सिंध में की जब हम बात करते हैं तो कराची भी उस पर शामिल है। कराची में 22 नेशनल असम्बली की सीटें हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ तो MKM है जो उनकी मुखालिफ है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, बट इंटीरियर सिंध में ऐसा एक बहुत बड़ा चंक है जो कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। और कभी भी, जैसे फंक्शनल मुस्लिम लीग है, बहुत से दूसरे प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं अभी ले सकता उनका, तो वो जाहिर सी बात है कि वो देख रहे हैं एक फेडरल पार्टी की तरफ जो कि उनको सपोर्ट भी करे और वो बोझ भी उठाए जो उनको डर है सरकारी हिसाब से। फ्यूचर में इन सभी पार्टी से किसी किस्म का राब्ता व्हेन इट कम्स टू सिंध तो एक्सपेक्ट करें। नून लीग के साथ वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे और बहुत से अहम इशूज़ पे बिलखुसूस ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिस्टम की नई लाडली जमात है, इस पर हमने उनसे उनकी राय ली। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और जमात जिसके हवाले से अगेन यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की B टीम है, यानी कि IPP से काम पाकिस्तान पार्टी, उनके हवाले से कुछ मामला उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि कुछ बात करेंगे IPP से जुड़े मामलात के हवाले से। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपके वक्त के लिए। बहुत सारे इशूज़ हैं, अभी खबरें भी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये जो निशान मिल गया आप लोगों को, उकाब का, बड़ी ख्वाहिश थी आप लोगों की, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का निशान है, खुश होंगे आप लोग? आज आपने कहा कि आप परवाज देखेंगे सब आप लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, कोई भी सियासी जमात जो है, जब तक उसके पास सिंबल नहीं आता, वो मैदान अमल में उतरने के हवाले से उसका जो एक प्रॉपर भरपूर किरदार है वो अधूरा रहता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहसीत जमात, जहाँ हम रजिस्टर्ड जमात है, वहाँ हम अब एक निशान के तहत, और निशान भी वो जो सियासी फाख्ताओं से बुलंद उड़ता है, और वो शाहीन है। और शाहीन जो है ना तो करगस पे गिरता है और ना वो बाकी परिंदों की निस्बत वो दरवेश सिफ्त कहलाता है, लेकिन अल्टीमेटली अपनी परवाज़ से वो बुलंद हो के नीचे देखता है और कमज़ोर की बजाय ताकतवर को टारगेट करता है। उसका शिकार भी कोई मुर्दार नहीं होता, उसका शिकार भी जो है वो कम अज़ कम कुछ एथिक्स, वैल्यूज़ और कह लें कि एक हमारा जो कल्चर है उसके अंदर शाहीन एक ऐसा सिंबल इकबाल की आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता जी, है। वैल्यूज को, वैल्यूज की जो पॉलिटिकल वैल्यूज और एथिक्स की बात है उस पर मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत सारे आपको पता है आप लोगों को लेकर आजकल सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि अभी भी उनकी अपीलें बहाल कर दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो एक जो इंप्रेशन है कि वो बहुत लाडले हैं इस वक्त सिस्टम के, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसी इंप्रेशन से जुड़ा इंप्रेशन ये है कि आप लोग जो है आप भी उनके हामी हैं, आप उनकी बी टीम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक ही मौक़िफ़ था है कि कोई भी शख्स जो है वो जितना मर्जी ताकतवर हो, उसे आइन और कानून के ताबे होना है। और किसी भी महज़ब और जमहूरी माशरे में शख्सियात मजबूत नहीं होती, वहाँ इदारे मजबूत होते हैं, और कानून जो है वो अफराद और शख्सियात को अपने ताबे करता है। तो मियाँ साहब का पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ ये था कि वो लंदन में सियासत करके, अदालत लगा के, खुद से अपने आप को बेगुनाह और एग्जैनुरेट करने की बजाय जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बने, वो पाकिस्तान आए, और जिन अदालतों ने उन्हें सज़ा दी है उनको ये इख्तियार है कि वो उस सज़ा को मुअत्तल करें या उसको बहाल करें। ठीक है। अगर वो अदालतें उनको जो है इस पर लॉ को फैसिलिटेशन करती हैं, तो इट मीन्स के वो उस प्रोसेस के अंदर से गुजर रहे हैं, उस चक्की के अंदर से गुजर के पिस के ही गंदम जो है वो आपको पता है कि नहीं डॉक्टर साहिबा, वैसे ये गंदम अगर जेल के अंदर से पिसती तो ज्यादा मुनासिब मैसेज ना जाता। कन्विक्टेड थे, कैद से गए थे, कैद से वापस आने के बाद वो एक लम्हे के लिए भी जेल में नहीं गए और गेहूं बनते जा रहे हैं, तो ये एक सवाल तो है ना। फिर देखिए, जो उनका सियासी कद है वो तो इस बात का तकाजा करता है कि उनको खुद अपने आप को सबसे पहले जेल यात्रा के लिए पेश करना था, और ये साबित करना था कि कमज़ोर और ताकतवर के लिए अलग-अलग कानून नहीं है। मैं इस पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हुए अपने आप को इस कानून के हवाले करता हूँ, और कानून उसमें अपना रास्ता अख्तियार करता। लेकिन एक बीमार होने की जो उन्होंने पहले भी जाते हुए एक एज लिया था, और अब आते हुए भी 4 साल के बाद भी वो बीमारी जो है उनके साथ ही आई है। ठीक है, तो आप समझती हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत एज मिल रहा है तो का सामना मेरिट पे नहीं कर रहे, मेरिट पे नहीं कर रहे, अगर एज मिल रहा है तो वो शायद उसकी वजह से मिल रहा है। आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि पॉलिटिकल वैल्यूज, एथिक्स, उनको मद्देनजर रखते हुए सियासत जो है वो करते हैं। उकाब के हवाले से जब आप बात कर रही थी, पॉलिटिकल वैल्यूज और मेरिट्स के ऊपर तो बड़ी तनकीद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की के हवाले से अगर बात करें। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आपकी जमात में, आपकी जमात का नाम तो कोई PTI 2 भी अगर होता तो बहुत से लोग कहते हैं कि मुनासिब होता, क्योंकि आप अपनी जमात में कोई एक मुझे काबिल जिक्र नाम बता दे जिनका ताल्लुक PTI से ना हो। देखिए यशविन, पहली बात तो यह है कि लोग क्या कहते हैं, वी डैम केयर।
हमने क्या करना है, हमें अपने टारगेट और मंजिल का पता है। लोग तो यहाँ नबी पैगम्बरों और नौज़बिल्ला फरिश्तों को भी नहीं बख्शते और यहाँ लोगों को नहीं सुनना। जब आप काफिला आपका निकल पड़ता है तो फिर इधर उधर से जो आवाजें आती हैं उनसे वो काफिले नहीं रुका करते, वो आगे बढ़ते जाते हैं। रही बात ये कि भाई हमें क्या करना है, तो हमारी बड़ी क्लैरिटी है। जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी अक्सरियत जिनका आप कह रहे हैं कि 90% या 99% लोग जो हैं वो पीटीआई से हैं, तो देखना ये है कि वो पीटीआई में क्यों थे। वो सब लोग जो थे मरूसी सियासत और बारियां लगा के इस पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठने वाली जमातें जो हैं उनके सताए हुए थे। वो इनसे निजात चाहते थे। वो सिस्टम को बदलने के लिए और एक गले सड़े निज़ाम के अंदर जो बेनिफिशरी टोला माइट इज़ राइट के कॉन्सेप्ट के साथ इस कौम को रियाया समझ के महकूम बना के उनके हकूक का इस्तेसाल कर रहा था। हाँ। तो ये सब लोग पीटीआई के अंदर उनके खिलाफ ऐलान जहाद कर रहे थे। अब 9 मई के बाद पीटीआई का जो असल काम था उन्होंने छोड़ा और बजाय इसके कि वो सियासी मुखालफीन और सियासी मोर्चे पे उस अपने असली काम पे लगते जिसके लिए लोगों ने उनको मैंडेट दिया या सब लोगों ने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की और वो उन ख्वाबों की ताबीर देते, वो अपने मैनिफेस्टो पे अमल करते, रिफॉर्म्स लाते, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करते, मेरिट को यकीनी बनाया जाता, तो ये सारे काम होते तो इन लोगों की वापसी नहीं हो सकती थी। जब हमने अपना रास्ता छोड़ दिया, उस पीटीआई ने डी ट्रैक होगी, अपनी तरजीहात बदल ली, तो इन लोगों की लॉटरी निकल आई। अच्छा, आपने कहा कि ये लॉटरी निकल आई और ये इस वजह से मायूस होकर बुनियादी तौर पर आप ये कह रही हैं कि वहां से ये लोग अब यहाँ पर आए हैं। लेकिन सवाल फिर वही बनता है, आपने कहा काफिला जो है हमारा निकल पड़ा है, काफिला बना कैसे, उस पर सवाल तो है ना। लोग पूछ रहे हैं कि आईपीपी के पास कौन सा ऐसा ड्राई क्लीनिंग यूनिट लगा है कि जो भी शख्स कहीं गायब हो जाता है उसका कोई अता पता नहीं होता, उसके खानदान वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुल्क का सारा कानून उनको ढूंढ रहा होता है, उसके बाद ढूंढना बंद कर देता है। अंदलीब अब्बास साहिबा की मिसाल ले लीजिए, खदीजा शाह साहिबा अभी तक जेल में है, उसी गाड़ी में थी, एक तरह की एक्टिविटी में दोनों इन्वॉल्व थी, एक तरह की वीडियो दोनों के सामने आई। अंदलीब अब्बास साहिबा आज सेफ है, उन्होंने 9 मई में कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी नेशनल, आपने नेशनल ड्राई क्लीनिंग मशीन उसको कहा है, हाँ। तो नेशनल ड्राई क्लीनिंग में वो जाता है जिसके जिस्म पे धब्बे पहले होते हैं, वो कपड़ा ड्राई क्लीन के लिए जाता है। साफ कपड़े जो आपकी वार्डरोब में लटके हों, कभी आपने वो भी भेजे हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए? वहां जो धब्बे लगे, निशान लगे, ऐसा कपड़ा जिसको ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है वही ड्राई क्लीनिंग के लिए जाता है। नंबर 1, जो 9 मई का अपने पाकिस्तान के ऊपर उसके वजूद के ऊपर ज़रबे लगाने वाला इंडिविजुअल, फर्द, ग्रोह या जमात थी, उन सब ने उस ड्राई क्लीन से गुजरना इसलिए है कि ये मुल्क जो है ये एडवेंचरिज्म के लिए नहीं बना। ये मुल्क बगावत के नाम पे लोगों की ज़हन साजी करके उसको अपनी सियासत चमकाने के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना। और ना ये मुल्क जो है किसी जगह किसी सियासी जमात को ये हक देता है कि वो सियासत की आड़ में वो काम करे जो तहरीक तालिबान करती रही, कि GHQ पे चढ़ाई कर दे, शोहदा की बेहरमती कर दे या अपने कौमी असासों की तबाही करे। तो जो उसमें मुलव्वस होगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसी को भी ना छतरी देगी, ना उनके किसी तरह से भी वो बैगेज और उनके वो जो स्याह अमल है उनमें किसी जगह हिस्सेदार बनेंगी। हाँ, अगर कोई अपना अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म ढूंढता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आप सीनियर सियासतदान मैं तो नहीं जा सकती यशफीन, ना ये पीपल्स पार्टी में जा सकती है। ये वो लोग हैं अल्टीमेटली इन्होंने उनके एंटी जाना है। नहीं, एंटी तो जाना है डॉक्टर साहिबा, लेकिन फारूक हबीब साहब की मिसाल ले लेते हैं। फारूक हबीब साहब की मिसाल ले लेते हैं। सितंबर तक तो वो जान दिलो जान वार रहे थे इमरान खान साहब पे, वो कोई 9 मई के खिलाफ नहीं बात कर रहे थे, फिर वो गायब हो गए। उनकी एहलिया चीफ जस्टिस को खत लिख रही है कि मेरे शोहर कहाँ है, उनका पता अता किया जाए। वो वन फाइन डे आते हैं, आपके साथ बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और धुल जाते हैं। ये कोई कानूनी तरीका भी होता है ना धुलने का? चले किसी को एहसास हो गया गुनाह का, उसको धोने का भी कोई कानूनी तरीका होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कब से कानूनी तरीका हो गई? देखिए, जो गुमराह होता है
किसी भी वजह से किसी के शहर में गिरफ्तार हो जाए, किसी के बयानिए के अंदर वो इस तरह से कह लें कि एक पार्ट एंड पार्सल बन जाए और उसके जहन के अंदर एक आलूदा बयानिया इस हद तक प्रविष्ट कर दिया जाए, तो अगर वो सराते मुस्तकीम पे आ जाता है और अपने उस गुमराह रास्ते से निकल के वो या का नाबुदो या का नस्ताइन वो सीधे रास्ते पे आ जाता है, तो उसको वेलकम करना चाहिए। तबाही का रास्ता, गुमराही का रास्ता जो है वो सीधे रास्ते के साथ आके, आपको पता है कि सीधा रास्ता तो एक अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और इस्तेकाम पाकिस्तान हर उस गुमराह को सिराते मुस्तकीम पे ला रही है, तो आपको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं अप्रिशिएट, देखिए वही दिस इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। मैं फिर वही कहूंगी कि आपके साथ तो वैसे अलग से बैठ के भी ये नशिस्त करनी चाहिए कि आपने इस मुल्क में बहुत तवील अरसा सियासत देखी है, इस तरीके से सिराते मुस्तकीम पर आना सवालिया निशान तो हैं, आप एक्नॉलेज नहीं करेंगी, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थे व्यूअर्स, और उन्होंने कहा कि अगर कोई सिराते मुस्तकीम पर आना चाहे तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि आपको हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड लाइक आई सेड इट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।